Israel launched a preemptive attack on Iran's nuclear program and military targets overnight. They killed 4 senior commanders. Iran said they considered the attack a declaration of war. In retaliation, they launched more than 100 drones towards Israel. Israel said that most of these had been intercepted. People in Iran awoke this morning stunned at what had taken place. The German chancellor called for de-escalation, and in an unusual move, Russia strongly condemned the attacks. This is a shift from Putin's policy of largely balancing partnerships in the Middle East. Meanwhile, on his social media site Truth Social, President Trump warned Iran to make a deal with the United States as already planned attacks could be even more brutal. Here's what's happening in Iran. ओके तो जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों को पता होगा कि ईरान और इसराइल के बीच में भी क्या चल रहा है। और क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बात है, इन्होंने बेसिकली कवर किया कि एक न्यूक्लियर डील के ऊपर एक मीटिंग होने वाली थी अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल्स के बीच में, जिसमें कि इसराइल को उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से पता था कि ईरान ऑलरेडी बहुत क्लोज है टू कंप्लीट वन स्पेसिफिक या फिर अ नंबर ऑफ लाइक न्यूक्लियर उसके आर्म्स के उस लेवल तक उन्होंने एनरिचमेंट कर लिया है। आई थिंक 2 हफ्ते का टाइम वो कह रहे थे कि ये लोग 2 हफ्ते में बना लेंगे, इसलिए अब हमारे पास मीटिंग करने का टाइम नहीं है, इसराइल कह रहा है। अब हमें उन पर अटैक करना ही पड़ेगा। और इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उनके लिए एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, क्योंकि ट्रंप तो इस वक्त हर वक्त डील ही करने की सोच रहा है, तो उसके लिए कि भाई मैं कैसे क्या कहें सच्चाई का और जीत का मसीहा बन के निकलूं। और ईरान के अगर एंगल से देखो तो ईरान आई थिंक जो उनके पास रिसोर्सेज और पत्ते हैं उस हिसाब से वो स्मार्ट खेलते हैं। मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, स्मार्ट कह रहा हूँ, मोरली जज नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो डील के बहाने किसी लाइक फाइनल लड़ाई को भी पुश ऑफ करते चले आ रहे थे। डील टूट जाती थी तो एनरिचमेंट भी शुरू कर देते थे, डील चल रही थी तो एनरिचमेंट को थोड़ा शायद कम भी कर देते होंगे स्पीड। तो वो भी जैसे कहते नहीं है कि येड़ा बन के पेड़ा खा ही जा रहे थे अब तक। और इसको ऐसे समझो कि अगर अमेरिका बाप है और ईरान एक शैतानी लड़की है जो बाप की बेटी है, ठीक है, और इसराइल एक छोटा भाई है उस लड़की का जो कि अपना काम ढंग से कर रहा है और देख रहा है कि ये चीटिंग कर रही है और अमेरिका को कह रहा है कि अबे ये चीटिंग कर रही है तो इसे रोक क्यों नहीं रहा पापा, या फिर पिताजी आप इसे रोक क्यों नहीं रहे, ये चीटिंग कर रही है, ये तो ये वाली डील हुई नहीं थी। अमेरिका कह रहा है अच्छा ठीक है करते हैं बात करते हैं। ईरान अपना चुपके से घुस घुस के चीज़ें बनाए जा रहा है। तो ये लाइक मेटाफर यूज़ किया जा सकता है। मैं ऑफ कोर्स सिचुएशन को लाइट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन लुइस सीके का एक जोक है इस बारे में कि इसराइल और पैलेस्टाइन 2 बेटियां एक बाप की और अमेरिका वो बाप है, तो ये काइंड ऑफ उससे रिलेटेड है। मेरा मेन मकसद ये इन्फॉर्म क्या चल रहा है ये सब तो पता ही आपको चल जाता है। ये वीडियो दिखाने का बस सिर्फ एक मकसद था कि इंट्रो की हम बात किस चीज़ पे करेंगे और एक बेसिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स की हुआ क्या। तो मेरा अगर बेसिक मकसद इस वीडियो का बनाने का या जो मेरा पॉइंट ऑफ मुद्दा जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि मैं जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है एक बड़ी संख्या में इंडियन लोग जो ऑनलाइन हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड भी प्रोबेबली इसराइल को इस लड़ाई में और लाइक ईरान के हारने की या ईरान के अगेंस्ट इन सम सेंस बातें कर रहे हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता कि वो एक बहुत बढ़िया पोजीशन है। ऑफ कोर्स ईरान हमारा फ्रेंड है और ऑफ कोर्स इसराइल हमारा फ्रेंड है और डिफेंस रिलेटेड और इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, और इस वजह से ऑफ कोर्स हमें उनके इंटरेस्ट्स के ख़िलाफ़ भी नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन ईरान भी इंडिया के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है स्ट्रेटिजिकली। हमारा जो
पूरा नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर का प्लान है वो सारा का सारा बेस्ड ही ईरान पे है। इंडिया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है ईरान का जो चार बाहर का पोर्ट है उसमें इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है वो सारा जो एयर ट्रेड होता है वो अलग है, जो एयर के थ्रू जाता है वो एक वैसे भी छोटा अमाउंट होता है। उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान से ट्रेड होता है। उसके अलावा भी स्ट्रेटिजिकली ईरान एक्चुअल में अगर आप देखो तो पाकिस्तान के बारे में हमारे भी कई लोग और पाकिस्तानी तो खैर खुद बहुत तगड़ा दावा करते हैं कि हमारी लोकेशन है, हमारी लोकेशन है। अगर आप एक्चुअल में लोकेशन देखो किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा सेंट्रल है तो वो ईरान की है। ईरान साउथ एशिया के साथ भी लगता है, ईरान सेंट्रल एशिया के साथ भी लगता है, ईरान अरब्स के साथ भी लगता है, ईरान ऊपर टर्किश कॉकेशियन एरिया में भी लगता है। ईरान के पास ओशन भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक्सेस भी है, कैस्पियन सी का भी एक्सेस है, ऊपर रशिया का डायरेक्ट थ्रू कैस्पियन सी एक्सेस है। ईरान अगर यूरोप जाना चाहे तो स्ट्रेट सेल करके कैस्पियन सी के थ्रू रशिया एंटर होके डायरेक्ट यूरोप जा सकता है, या डायरेक्ट टर्की के थ्रू भी जा, मतलब ईरान के पास पूरे एशिया यूरेशिया के अंदर कहीं पे भी जाने का प्रॉपर एक्सेस है। ईरान अगर चाइना जाना चाहे तो सेंट्रल एशिया के थ्रू चाइना जा सकता है, ठीक है। ईरान साउथ एशिया आना चाहे तो ईरान के लिए जो पोजीशन है वो कहीं पे भी कोई भी अड़चन नहीं है, क्योंकि उनकी सेंट्रल एशिया के साथ भी अच्छी दोस्ती है। ऑफ कोर्स तुर्कमेनिस्तान वगैरह कल्चरली बहुत ज़्यादा ताजिकिस्तान तो खैर पूरी तरीके से ये ईरानिक कंट्री है तो वैसे अफ़गानिस्तान भी, बट वहाँ थोड़ी अशांति है, तालिबान के साथ उनकी खटपट हो जाती है कभी कभार, लेकिन पूरा सेंट्रल एशिया कल्चरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है उनसे। ताजिक लैंग्वेज बेसिकली एक ऑफ शूट है इरानियन लैंग्वेज का ही, ऑलमोस्ट म्यूचुअली इंटेलिजिबल, ठीक है। अरब वर्ल्ड में हाँ उनकी थोड़ी लगती है, उनकी थोड़ी दुश्मनियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनके दोस्त हैं। फॉर एग्जांपल इराक जो सीरिया में अभी गवर्नमेंट चेंज से पहले उनका ऑल द वे टू मेडिटेरेनियन एक्सेस था थ्रू इराक, सीरिया और लेबनान। तो ईरान की लोकेशन बड़ी सेंट्रल है। उन एक्चुअल स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर किसी कंट्री की है तो वो ईरान है, और ईरान के साथ साथ अगर एक और कंट्री आप जोड़ना चाहो तो टर्की। इन दो कंट्री की एक्चुअल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है? साउथ एशिया में क्या है उसका? कुछ भी नहीं है। जब तक इंडिया से उसकी रिलेशंस बेटर नहीं होंगे उसकी है ही नहीं स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। अफगानिस्तान से उनकी लड़ाई है, उनकी क्या स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है? ईरान के साथ उनके उस लेवल के बिजनेस रिलेशन ही नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजिक सिचुएशन उनकी बनती हो, कोई उनका रूट खुला हुआ हो यूरोप की तरफ ट्रेडिंग या किसी भी और तरीके का। हाँ, लोग टाप के ज़रूर जाते हैं, ईरान टाप के फिर टर्की टाप के फिर यूरोप जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, इलीगल रूट्स हैं। एनीवे वो एक डिफरेंट ही कॉन्वर्सेशन है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ईरान के इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, और अपने ऑयल और दूसरे तरीके के जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके बेस पे, अपनी लोकेशन के बेस पे और डिसेंट रिलेशन होने के बेस पे इंडिया के लिए ईरान एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर कह लो, फ्रेंड कह लो, कंट्री कह लो, जो भी जैसे भी आप उसको डिफ़ाइन करना चाहो वो कह लो। एक जिन लोगों जिस एस्पेक्ट पे लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, ईरान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शिया पॉपुलेशन इंडिया में है। तो एक ये भी एक पीपल टू पीपल कनेक्ट का भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी है। इज़राइल के साथ हमारे स्टेट लेवल पे बहुत अच्छे रिलेशन है, बट पीपल टू पीपल लेवल पे मुझे नहीं पता कि अगर आप किसी इजरायली से, जितनों से मैं मिला हूँ, डिसेंट लोग हैं, ओपन टू थिंग्स लोग होते हैं। मैं 4 या 5 शायद इजराइल के लोगों से मिला हूँगा अपनी ज़िंदगी में। बट अगर कभी आप विदेश जाने का आपको मौका मिले, या किसी भी और जगह पे, विदेशी क्या इंडिया में भी किसी आपको ईरानी व्यक्ति से मिलने का अगर मौका मिलेगा, उनका जो वार्मथ होता है टुवर्ड्स इंडियन वो अलग ही लेवल पे होता है। उनका वो फिर अफ़गान वाला वार्मथ का लेवल होता है टुवर्ड्स इंडियन, ठीक है। तो पीपल टू पीपल रिलेशन भी हमारे ईरान से अच्छे हैं। हाँ, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है भाई वहाँ की रिजीम जो है वो ब्रूटल है, इवन ईरान के लोग नहीं रहना चाहते उस रिजीम के अंदर। वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, वो रिजीम
चेंज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उससे फिर इंडिया की गवर्नमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो एक टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉब वेब है, ठीक है। उसमें अगर आप ये बोलो कि रिजीम चेंज हो जाए तो वहाँ के लोगों का भला हो जाए, तो फिर क्या पता आने वाली गवर्नमेंट इंडिया के प्रति कैसी हो, क्योंकि वो यूएस बेस्ड ये सपोर्टेड गवर्नमेंट होगी। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड लाइक एक एनिग्मा है, एक ऐसा सवाल है कि क्या किया जाए इसके बारे में। एक हिंदी में आई थिंक विडम्बना शब्द है हिंदी में, तो विडम्बना है ये भी एक तरीके की। तो ऐसा नहीं है हमारा कोई ईरान से कोई ना सिविलाइजेशनल लेवल पे, ना कल्चरल लेवल पे, ना पीपल टू पीपल लेवल पे, ना पॉलिटिकल लेवल पे, किसी भी लेवल पे हमारे उनसे ख़राब रिलेशन नहीं है। तो जो लोग ओवरवेलमिंगली ईरान को अपोज कर रहे हैं इंडिया में, मैं सिर्फ या फिर आई मीन कुछ इसराइल को भी अपोज कर रहे होंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई इस वॉर में कोई भी जीते या कोई भी हारे, हमारे लिए कोई बहुत डायरेक्ट एज पीपल या फिर एज अ कंट्री फ़ायदे या नुकसान या इमोशनल बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से आपके फ्रेंडली लोग हैं। हमें ये उम्मीद करनी चाहिए इन सम वे अगर उनके बीच में दोस्ती हो जाए, जो कि रिजीम चेंज के उससे हो सकती है, लेकिन फिर अगेन जैसा कि मैंने कहा, फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका क्या फ्यूचर होगा वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इन सम वे अगर ऐसा हो जाए कि ईरान और इसराइल की रिलेशंस बेटर हो जाए, और जो गवर्नमेंट के अंडर ऐसा हो वो इंडिया के साथ ऑफ कोर्स ऑलरेडी फ्रेंडली है और आगे भी रहे, इंडिया के उनके रिलेशन चेंज ना हो, हमारे लिए वो बेटर सिचुएशन है। ईरान एक डिसेंट कंट्री है, लोगों में कोई बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ या फिर डिस्पाइट ऑफ जो उनके ऊपर लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ सैंक्शंस लगे हुए हैं पूरी दुनिया से, आई मीन वेस्ट से बेसिकली। तो उन सब के बावजूद भी ईरान एक काफ़ी डिसेंट पढ़े लिखे कल्चर्ड लोगों की कंट्री है। आई डोंट नो आप लोग ऑलरेडी क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हो ईरान के बारे में। कोई बहुत गरीबी की मार नहीं झेल रहे वो, कोई हमारे यहाँ जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिल जाती है कुछ एरियाज़ में, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ऑयल वगैरह का मनी समहाउ और दी अदर आता है उनके पास, प्रोडक्ट्स वगैरह भी वो सोर्स कर लेते हैं रशिया, चाइना, इस वाले ग्रुप के थ्रू, यूरोप के थ्रू। तो लोग डिसेंट लाइफ जी रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि उनका जो न्यूक्लियर जुनून है वो अगर प्रोग्राम वो सिविल यूजर्स के लिए अगर पूरी की पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दें, जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं जगह जगह कंट्रीज़ के अंदर चलती हैं, उनको रोक दें, बट वो एक बेलिजरेंट आउटलुक और डायरेक्शन जो है इन वन वर्ड, वो अगर वो कंट्रोल कर लें और मोर ऑफ अ क्या कहेंगे उसे, वेलफेयर स्टेट टुवर्ड्स देयर ओन पीपल करने की कोशिश करें, थोड़ा सा लाइक ईज़ दे दो अपने लोगों को, थोड़ा सा दोस्ती कर लो इसराइल से, इतना जो डायल तुमने अब किया हुआ उसे थोड़ा नीचे कर लो, अगर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो आई थिंक ईरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट और नाइसेस्ट कंट्रीज़ टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। और अभी के भी शेप में हमें एज ए कंट्री उनसे कोई नुकसान या डर या कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं है। तो होपफुली यस कुछ चीज़ें होपफुली बेटर हो वहाँ, लेकिन हमें इनमें से किसी के भी नुकसान पे या इनमें से किसी की भी जीत पे खुशी या गम वाइस एंड वर्सा मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वो नहीं है। ये जस्ट मेरा एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है उन लोगों के बारे में, क्योंकि ऑनलाइन बहुत बड़ी संख्या में यंग जनरेशन है जो कि बहुत ही मोस्ट ऑफ द टाइम वन साइडेड व्यू रखती है चीज़ों का, या आर या पार, यही है या सफ़ेद है या काला है या बुरा है या अच्छा है, इस तरीके से चीज़ों को देखती है। तो उनके लिए ये एक 2 सेंट पर्सपेक्टिव